नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का अनावरण किया है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप तथा मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग के सशक्तिकरण के लिए डीएपी 2020 यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 को जारी किया गया है। डीएपी चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर सभी स्वदेशी स्रोतों और निर्यात आयात दोनों से रक्षा मंत्रालय एवं सेना मुख्यालय द्वारा किए गए सभी पूंजीगत अधिग्रहणों को शामिल करेगा। आइए अब इस प्रारूप की कुछ विशेषताएं जानते हैं। इसके तहत कुछ श्रेणियों के लिए भारतीय विक्रेताओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे खरीद मेक 1, मेक 2 आदि, स्वदेशी सैन्य सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा लीजिंग को वृहद प्रारंभिक पूंजी परिव्यय के प्रतिस्थापन के लिए आवधिक किराए के भुगतान के साथ अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सॉफ्टवेयर और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर उपकरण तथा प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए नया अध्याय शामिल किया गया है। साथ ही रक्षा उपकरणों की खरीद में कोई ऑफसेट क्लॉज नहीं होगा यदि सौदा अंतर सरकारी समझौते या सरकारों के बीच या प्रारंभिक एकल विक्रेता के माध्यम से किया जाता है। ऑफसेट नीति के तहत कुछ अनुबंधों के लिए विदेशी रक्षा संस्थाओं को घटकों की खरीद, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सुविधा केंद्रों की स्थापना के माध्यम से भारत में कुल अनुबंध मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य है। अगली खबर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन सीएनजी यानी HCNG के उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य देश में वाहनों के लिए हरित ईंधन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के तहत विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों जैसे बायो सीएनजी, मेथनॉल और इथेनॉल को अधिसूचित किया है। हाइड्रोजन समृद्ध सीएनजी हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण है, जिसमें आदर्श हाइड्रोजन सांद्रता 18% है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये मुख्य रूप से मीथेन युक्त प्राकृतिक गैस के रूप में सीएनजी पेट्रोल या डीजल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे वायु प्रदूषकों को कम मात्रा में उत्सर्जित करती है। वहीं हाइड्रोजन सीएनजी के लाभ की बात करें तो पारंपरिक सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन सीएनजी के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 70% तक कम हो सकता है। अपनी कम ऊर्जा मात्रा के कारण ये हाइड्रोजन से अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा ये मौजूदा सीएनजी आधारभूत संरचना के साथ प्रयोग करने के योग्य है, क्योंकि इसके लिए इंजन में अधिक परिवर्तनों की जरूरत नहीं है। हालांकि हाइड्रोजन सीएनजी के उपयोग करने में अनुकूलित हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस के अनुपात के निर्धारण, इसके भंडारण और आपूर्ति के लिए अवसंरचना का अभाव है। इसके अलावा सीएनजी के अधिक महंगा होने की वजह से भी चुनौतियां पेश आएंगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ डीजल वाहनों और बायोडीजल और इथेनॉल मिश्रित ईंधन द्वारा चालित वाहनों के लिए कदम उठाए गए हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 में महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहन के मानदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक महिला नेतृत्वकर्ताओं का सृजन करना है। वर्तमान परिदृश्य में नेशनल टास्क फोर्स ऑन वीमेन इन साइंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अनुसंधान एवं विकास से संबद्ध कार्यबल में केवल 15% महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक औसत 30% है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों में महिला संकाय पदों का प्रतिशत केवल 10 से 12% है। वर्ष 1958 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पिछले 62 वर्षों में 20 से भी कम महिलाओं को प्रदान किया गया है। महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं हैं सामाजिक निषेध, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक पूर्वाग्रह, शीघ्र विवाह आदि शामिल हैं। इसके अलावा संगठनात्मक प्रथाएं, जिसमें नियमों और कार्यों में लैंगिक भेदभाव, अदृश्य बाधाएं जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट आदि शामिल हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे किरण नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करके लैंगिक समानता लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। इसके अलावा क्यूरी योजना के तहत महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और
उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों का समेकन किया गया है, जो कि किरण योजना का एक उपघटक है, जिसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अवसंरचना विकसित करना है। इसके अलावा विज्ञान ज्योति योजना के तहत मेधावी लड़कियों के लिए हाई स्कूल में समान अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वे उच्च शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से है। विवादित क्षेत्र नगोर्नो काराबाख के कारण आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। दक्षिण कॉकेशस में नगोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ अधिकतर आर्मेनियाई आबादी निवास करती है, जो लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से यहाँ अजरबैजान के शासन का विरोध कर रही है। वर्ष 1991 में इस क्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और तब से इसके द्वारा यहाँ आर्मेनियाई समर्थन से शासन किया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता तभी से चल रही है जब से यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE मिन्स्क समूह द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ये वर्ष 1992 में स्थापित एक निकाय है तथा इसका नेतृत्व फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। दोनों पक्षों ने अब तक किसी भी शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आइए अब जानते हैं इस संघर्ष का क्या प्रभाव होगा। इस संघर्ष से क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न होगा। रूस, तुर्की और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने दक्षिण काकेशस में भिन्न भिन्न स्तरों पर निवेश किया हुआ है। ऐसे में संघर्ष का बढ़ना एक बड़े क्षेत्रीय विवाद का कारण बन सकता है। आइए अब जानते हैं इसके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। आपको बता दें कि ये क्षेत्र विश्व के बाजारों में तेल और गैस परिवहन की पाइपलाइनों के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करता है। अजरबैजान यूरोप की गैस और तेल की कुल मांग की लगभग 5% की आपूर्ति करता है, जो रूस पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को कम करने में सहायक है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, जिसमें भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए जल, रेल और सड़क मार्ग शामिल है, ये भी अजरबैजान से मॉस्को होते हुए मुंबई से चाबहार तक जाता है। इस क्षेत्र को ट्रांस काकेशिया या दक्षिणी काकेशिया भी कहा जाता है। ये उत्तर में रूस, पूर्व में कैस्पियन सागर, दक्षिण में ईरान और तुर्की और पश्चिम में काला सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगली खबर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 श्रम कानून विधेयकों में से एक थी। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। ये 9 भिन्न भिन्न केंद्रीय कानूनों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 आदि को शामिल करती है। इसके तहत गिग कर्मचारियों को परिभाषित किया गया है। गिग कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई कार्य करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से इतर गतिविधियों से आय अर्जन करता है। इस संहिता के तहत प्लेटफॉर्म कर्मचारी वो व्यक्ति होता है जिसके पास पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर एक कार्य व्यवस्था होती है, जिसमें संगठन या व्यक्ति विशिष्ट समस्याओं को हल करने या विशेष सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अथवा भुगतान के प्रतिफल में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिए ऑनलाइन मंच का उपयोग करते हैं। संहिता के तहत असंगठित कर्मचारी से मतलब है एक घरेलू कर्मी, स्वनियोजित कर्मचारी या असंगठित क्षेत्र में श्रम करने वाले श्रमिक होते हैं। इसमें संगठित क्षेत्र में कार्यरत वह श्रमिक भी है जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारियों को संहिताओं में उस व्यक्ति के तौर पर शामिल किया गया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वयं आया है और उस दूसरे राज्य में उसने एक प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त किया है। ये संहिता गिग कर्मचारियों, प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और असंगठित कामगारों तक कल्याणकारी उपायों की सुरक्षा को विस्तारित करती है। ये जीवन और दिव्यांगता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था की सुरक्षा, शिक्षा आदि के संबंध में कर्मचारियों के इन वर्गों के कल्याण के लिए एक योजना का निर्माण करने के प्रावधान के लिए केंद्र सरकार को अधिदेशित करती है। इसमें स्वनियोजित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। इस संहिता के तहत 20 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा, महामारी या स्थानिक रोग की स्थिति में 3 माह की अवधि के लिए संहिता के प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार प्रदान करती है।
आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों को। भारत डेनमार्क हरित रणनीति भागीदारी। ये पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और हरित विकास, रोजगार सृजन व वैश्विक चुनौतियों तथा अवसरों पर सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए पारस्परिक रूप से एक लाभकारी व्यवस्था है। दोनों पक्ष ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण या जल और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत शहरी विकास आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए हैं। मौद्रिक नीति समिति MPC भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति है। इसमें से 3 सदस्य RBI से होते हैं, जबकि अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि के उपाय करना है। इसे विभिन्न नीतिगत दरों जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि निर्धारित करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। ESG फंड्स निवेश के दौरान कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट अभिशासन जैसे पहलुओं में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। विशेषकर बड़े और संस्थागत निवेशक जैसे पेंशन फंड विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में अब उन कंपनियों में तेजी से निवेश कर रहे हैं जो ESG मानकों को पूरा करती हैं। भारत में ये अवधारणा अभी नई है, परंतु कई बड़े ऋणदाताओं ने अपने ESG फंड जारी कर दिए हैं। SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के रूप में प्रथम ESG फंड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। उमंग एप्लीकेशन, नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्रीय सरकार से लेकर स्थानीय शासन निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं और अखिल भारतीय ई-गवर्नमेंट सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। इसे भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने के लिए एक एकल बिंदु को सुगम बनाने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित करने की प्रमुख पहलों में से एक है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका उद्देश्य सौर प्रणाली के पिंडों और बाह्य आकाश गंगाओं में तारों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। इसे भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO लद्दाख में स्थापित किया गया है। इसका नाम भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। इसे भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी क्रेस्ट से एक समर्पित उपसंचार लिंक का उपयोग करके संचालित किया जा रहा है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों के साथ संपर्क स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे के निकट लाना है। इस वर्ष के लिए इसका विषय थीम द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस है। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वर्ष 1924 में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। वर्ष 1925-26 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके अलावा 1928 में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक रहे थे। वे सेंट्रल असेंबली बम कांड से जुड़े हुए थे और लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ सैंडर्स की हत्या के मामले में आरोपित किया गया था। तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम की पुस्तक भी लिखी थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।